हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, हम लोग जो एनिमल सेल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क में कल के वीडियो में छोड़ा था। आई होप सो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दिया है। अगर नहीं दिया है तो इसका जवाब मैं आज आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि अगर आप बिहार टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पीआरटी का हो, 6 to 8 का हो या टीजीटी पीजीटी का हो, तो आपको हमारे इसी चैनल पे बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो है थ्योरी की क्लास, साथ ही साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्लास अभिषेक सर द्वारा बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके एक एक चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके PYQ के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे इसी चैनल पे या हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप उन्हें भी ज़रूर देखिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, इसका जो सही जवाब था वो था लाइसोसोम। ऑटोफैजिक कोशिकाएं क्या होती हैं? लाइसोसोम होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि मैंने आपको कल ही बता दिया था। लाइसोसोम जो होता है इसे सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। ये आत्महत्या थैली होती है, आत्मघाती थैली होती है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो विनाशकारी होते हैं। ये पाचक एंजाइम के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक, मृत कोशिकाओं का पाचन करने का भी कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाले क्योड़क हैं, यानी कि एंजाइम्स पूछा है कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोलेजेस एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फिर कहीं आपको हाइड्रोलेजेस एंजाइम देखने को मिलेगा। ये लाइसोसोम में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? इसके दो कार्य होते हैं। ये पाचन का कार्य करता है। ये जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनको पाचन का कार्य करता है, इसलिए इसे पाचक एंजाइम कहा जाता है। और कभी कभी ये अपने आप में ही फट जाता है। लाइसोसोम की जो थैली होती है वो अपने आप ही फट जाती है, इसलिए इसे विनाशकारी एंजाइम भी कहा जाता है। ठीक है, जो पाचन और अतिरिक्त कोशिकाओं को हटाने तथा वायरस व बैक्टीरिया को अवशोषित करने का भी कार्य करता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम सभी प्रकार के जैविक पॉलीमर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड को तोड़ने में भी सक्षम होता है। ठीक, इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइड्रोलोजिस एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड को भी तोड़ लेता है, उसको तोड़ने में भी सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को ही सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं? ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लाइसोसोम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइसोसोम उत्पन्न किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या गोल्जी अपर्चर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, लाइसोसोम जो है वो गोल्जी अपर्चर के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लाइसोसोम जो होता है वो गाल्जी तंत्र के द्वारा, गाल्जी अपर्चर के द्वारा निर्मित होता है और उभरे हुए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक, लाइसोसोम क्या करता है? ये पाचन यंत्र के रूप में कोशिका का पाचन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग बहुरूपता दर्शाता है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म? कौन सा ऐसा कोशिकांग है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाता है? क्या वो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है या राइबोसोम है? तो ये जो आपका लाइसोसोम है ये पॉलीमॉर्फिज्म दर्शाता है, बहुरूपता दर्शाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में सबसे स्थिर आरएनए कौन सा है? आप सभी को पता है आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। यस, आरएनए जैसी कोई श्रृंखला ही नहीं होती है। तो इसमें पूछा है कि सबसे स्थिर आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए, जिसे राइबोसोमल आरएनए के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका में सबसे स्थिर श्रृंखला होती है जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। कौन करता है? एमआरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिका के आधार के रूप में केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई? मतलब कि केंद्रक, एक तो केंद्रक है न्यूक्लियस, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1931 में। यहाँ पे आपसे पूछा है कि हेरिडिटी के बेस पे न्यूक्लियस की खोज किसने की? टी मॉर्गन ने, हॉर्डविग ने, TH हैक्सले ने या रशेल वेल्स ने? तो आपको यहाँ पे जो न्यूक्लियस है जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस की खोज नहीं पूछा है, न्यूक्लियस की खोज पूछा है लेकिन बेसिस ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता के आधार पे पूछा है। तो इसका जो खोज है वो हर्डविग नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? हर्डविग नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1885 में। 1885 में। वहीं न्यूक्लियस की खोज, अगर केवल न्यूक्लियस की खोज पूछे, केंद्रक की खोज, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस की खोज। ठीक है,
लेकिन इन्होंने न्यूक्लिन की खोज की, न्यूक्लिन। हर्डविग ने इसे न्यूक्लियस नाम तो दिया, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिन कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म नलिका माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये ट्यूबुलिन का बना होता है। किसका बना होता है? ट्यूबुलिन का बना होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80S राइबोसोम में आरएनए प्रोटीन का अनुपात क्या है? आप सभी को पता है राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S एक 80S। ये होते हैं राइबोसोम, ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे किससे? आरएनए प्लस प्रोटीन से, आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अगर बात करें 70S राइबोसोम की, तो आरएनए 2 होता है। कितना होता है? 2, और प्रोटीन 1 होती है। उनका अनुपात 2:1 होता है 70S में, और 80S में 1:1 होता है, यानी कि 1 आरएनए और 1 प्रोटीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे 80S पूछा है। अगर 80S की जगह आपसे 70S पूछता तो 2:1 हो जाता। क्या हो जाता? 2:1 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइबोसोम प्रोटीन और किससे बना होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। वो कौन सा आरएनए होता है? तो आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, जिससे राइबोसोम बना होता है। किस अनुपात में होता है? तो 70S में ये 2:1 में होता है, और 80S में 1:1 में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन सा ऑर्गेनेल्स है? तो राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के साथ संरचना जोड़ी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेल नहीं खाता है? मतलब कि यहाँ पे कौन सा वो ऑर्गेनेल्स है जिसका जो कार्य है वो यहाँ पे सही नहीं बताया गया है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स और जटिल अणुओं का टूटना, माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी का उत्पादन। तो हम सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का उत्पादन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन संश्लेषण, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। लाइसोसोम एंड कन्वर्शन ऑफ सेलुलर पॉलीमर्स ऑफ मोनोमर्स, लाइसोसोम और कोशिकीय बहुलक एकल के रूप में रूपांतरण, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो गलत है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, और जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जटिल अणुओं में टूटने की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम में किसकी बड़ी संख्या में उपस्थिति इसकी विशेषता होती है? मतलब लाइसोसोम में वो क्या चीज़ पाया जाता है जो इसको स्पेशल बनाता है, इसको विशेष बनाता है? तो हम सभी ने पढ़ा हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है, जिसे पाचक एंजाइम या फिर विनाशकारी एंजाइम के रूप में भी जानते हैं। ये लाइसोसोम को विशेष बनाती है, विशिष्ट बनाती है, ये इसकी विशेषता होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्गी बॉडी एक प्रमुख कार्य है। गोल्गी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है? प्रकाश पर निर्भर प्रकाश संश्लेषण, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन, शुगर के साथ प्रोटीन का लिंकेज, या स्पिंडल फाइबर का गठन। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसीएस प्री और आपका पीजीटी बायोलॉजी दोनों में पूछा गया है कि गोल्गी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट कार्य क्या है। तो गोल्गी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट कार्य शुगर के साथ प्रोटीन का लिंकेज, ठीक है, ये इसका इम्पॉर्टेंट कार्य है। आपको बता दें गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्गी बॉडी को जब ये प्लांट सेल में इसकी स्टडी करते हैं गोल्गी बॉडी की, तो इसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, तथा इसी गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कौन सा है, कौन सा ऑर्गेनेल्स है? तो गोल्गी बॉडी ही ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस, TRAFFIC, ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस के नाम से ही गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अगर आपसे पावर हाउस ऑफ द सेल पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? ये कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक, गोल्गी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने 1898 में किया था। कब किया था? 1898 में। किसने किया था? कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका प्रमुख जो कार्य होता है, जो फंक्शन होता है, वो शुगर के साथ, यानी कि शुगर के साथ प्रोटीन के लिंकेज तथा प्रोटीन और लिपिड अणुओं को संसाधित करने और पैकेजिंग करने में मदद करता है। ओके, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। घटनाएं दी हुई, इवेंट दिया हुआ है, और कोशिका चक्र अवस्था दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन को पढ़िए।
पहला दिया है डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृति। डीएनए रिप्लिकेशन जब होता है तो वो क्या कहलाता है? डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है तो उसे पॉलीमरेज कहते हैं। किसके द्वारा होता है? पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है जिसके द्वारा डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। तो ये 4 से मैच हो जाएगा। फिर दिया विकास यानी कि डेवलपमेंट। कोशिका का डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? तो एक सोमैटोट्रोपिन एंजाइम होता है जिसके कारण कोशिका का डेवलपमेंट होता है। माइटोसिस में क्या होता है? तो माइटोसिस में माइटोजेनस होता है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। ये हम लोगों ने देखा था। तो ए मिला 4 से 4 और दूसरा हो गया 4 2 3 1 4 2 3 1। देख लीजिए किस ऑप्शन में है 4 2 3 1। तो ऑप्शन 1 में ही देखने को मिल रहा है 4 2 3 1। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए का रिप्लिकेशन पॉलीमरेज के द्वारा, विकास सोमैटोट्रोपिन के द्वारा, माइटोसिस ये माइटोजेन्स के द्वारा और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक कोशिका में एक हल्का विष डाला जाता है तो निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से विषहरण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होगा? यानी कि यहाँ से आपसे पूछा कौन सा वो ऑर्गेनेल्स है जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करता है। कोशिका के में अगर मान लीजिए विष पहुँच जाए, पॉइजन पहुँच जाए, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कौन सा ऑर्गेनेल्स करता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनेल्स है जो विष का यानी कि जो पॉइजन होता है उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारे शरीर से उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। इसको विषहरण कहा जाता है। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कोशिका में कंकाल की भांति कार्य करता है। कंकाल की भांति यानी कि ये कोशिका को स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ये सेल से इसी तरह से ऐसे लगा होता है, एकदम अटैच्ड होता है और ये सेल को स्ट्रक्चर प्रदान करने का कार्य करता है। आपसे पूछा जाएगा कि सेल का कंकाल किसे कहा जाता है, स्केलेटन किसे कहा जाता है कोशिका का, तो वो यही हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है नेकेड, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर या सभी। तो आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो नेकेड भी होता है, डबल स्टैंडर्ड भी होता है और सर्कुलर भी होता है। ये डिपेंड करता है कि वो सेल कैसी है, कोशिका कैसी है, उस पर निर्भर करता है। यानी कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये कोशिकीय चयापचय यानी कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म, एटॉप्सिस और ऑक्सीडेटिव तनाव नियंत्रण में भी इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन बनने का स्थल कहाँ है? यानी कि यहाँ से आपसे पूछा है कि कहाँ पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, वो जगह कहाँ पे है? क्या वो लाइसोसोम है, राइबोसोम है, लवक है जिसे प्लास्टिड कहा जाता है, या गोल्गी बॉडी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्गी बॉडी। प्रोटीन देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोटीन राइबोसोम में बनता है लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन गोल्गी बॉडी में बनता है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन ये कहाँ पे बनता है? गोल्गी बॉडी में बनता है। गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी। कब की थी? 1898 में कैमिलो गोल्गी ने। प्लांट सेल में इसे क्या कहा जाता है गोल्गी बॉडी को? तो प्लांट सेल में इसी गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, F1 कण पाया जाता है, F1 पार्टिकल कहाँ पाया जाता है? F1 पार्टिकल जो होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में पाया जाता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में F1 पार्टिकल देखने को मिलता है। F1 पार्टिकल 3 भागों में बटा होता है। हेड, एक मिनट रुकिए, ये F1 पार्टिकल कुछ ऐसे टेबल टेनिस का जो आपने रॉकेट देखा होगा, टेबल टेनिस का रॉकेट आप लोगों ने अगर कभी देखा होगा, कुछ उस आकार का F1 पार्टिकल होता है, ऐसे सर्कुलर, और फिर यहाँ से एक स्टैंड लगा होता है, इस तरह से इस पर ऐसे नेट लगे होते हैं। ये टेबल टेनिस का रॉकेट जैसे होता है वैसे ही F1 पार्टिकल होता है और ये 3 भाग में डिवाइड होता है। ऊपर वाले भाग को हेड कहा जाता है, इसको स्ट्रक या फिर तंतु या फिर डंडी कहा जाता है और इसको वेस कहा जाता है। ठीक, 3 भागों में ये डिवाइड होता है F1 पार्टिकल। ये 7 से 100 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई होती है और टेनिस के रॉकेट के आकार का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम केंद्र है, राइबोसोम आर साइट ऑफ। तो हम लोगों ने पढ़ा राइबोसोम क्या कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? तो क्लोरोफिल में होता है। किसमें होता है? क्लोरोफिल में होता है प्रोटीन संश्लेषण। वहीं पे फैट सिंथेसिस किसमें होता है? तो हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे फैट सिंथेसिस के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फैट सिंथेसिस किस ऑर्गेनेल्स में होता है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसका क्या कार्य है? लिपिड का संश्लेषण, ग्लाइकोलाइसिस, स्टेरॉल उपापचय या डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन आपने कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आज के वीडियो में इतना तो जरूर जान गए हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका कार्य डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। तो जहाँ पे डी दिया है देखिए वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन आपको देखिए ऐसे दिया है, ओनली बी डी करेक्ट। लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लिपिड का भी संश्लेषण करता है, ग्लाइकोलाइसिस भी करता है और स्ट्रॉल उपापचय यानी कि स्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म भी करता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब राइबोसोम उपस्थित नहीं रहता है तो ये एंडोप्लाज्मिक जो मतलब एक मिनट रुकिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोज उपस्थित होता है तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, और जब ये राइबोज अनुपस्थित रहता है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। इसका जो कार्य होता है वो सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये लिपिड का संश्लेषण, ग्लाइकोलिसिस तथा स्ट्रॉल उपापचय का भी कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन, वो कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है? रिस्पायरेशन टू टाइप का होता है, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, एक एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ पे होता है। ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा वो सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। क्या वो क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, डिक्टियोसोम है या माइटोकॉन्ड्रिया है? अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका जवाब पाने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा जिसका नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन क्लिक करने पे मिल जाएगा। अगर आप बेल आइकन क्लिक कर लेते हैं तो अगला वीडियो जब भी आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसका आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। इसके आंसर के साथ साथ इसके आगे के प्रश्नों को हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।